हेलो फ्रेंड्स, उद्देश्य IAS में आप लोगों का स्वागत है। आज है 22 अगस्त और आज हम लोग कवर करेंगे आज के न्यूज़ और उससे रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने मेंस आंसर राइटिंग को इन्हांस भी कर सकते हैं कुछ पॉइंट के साथ। तो अभी बात करते हैं ब्रिक्स की। अभी ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, आप लोगों को पता होगा, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मीटिंग हो रही है। और इस ब्रिक्स के मीटिंग में PM मोदी हमारे पहुंच गए हैं साउथ अफ्रीका। तो उनके बारे में हम बात करें कि ब्रिक्स टेस्ट फॉर द इंडिया मल्टीपोलरिटी रिटोरिक, इसके बारे में बात करें कि इंडिया के पास कुछ डायलेमा है ब्रिक्स को लेके, चाइना के साथ डिस्प्यूट है, तो क्या ब्रिक्स इतना इफेक्टिव हो सकता है कि नहीं होगा। रसिया पे अभी ICC ने वो अरेस्ट वारंट जारी किया है। हालांकि साउथ अफ्रीका जो है वो ICC का पार्ट है, ICC का पार्ट है। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि वहाँ पे रसिया नहीं पहुँच पाएगा। तो अभी भी ब्रिक्स में रसिया का ना प्रेजेंट होना कहीं ना कहीं इस मीटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो हम आते हैं ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। ब्रिक्स का चौथा समिट है, 15वां समिट है और 15वां समिट है। और यूक्रेन अभी आपको पता होगा रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, ठीक। ये ग्लोबल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, फूड सिक्योरिटी बढ़ा दिया, फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हुई थी, ठीक। अब ब्रिक्स की कुछ बात कर ले। ब्रिक्स 2006 में बना था। इसमें 5 मेंबर है, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रसिया और साउथ अफ्रीका, ठीक। ये ऐसा माना जाता है कि ये वेस्टर्न जो हमारे IMF, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF, WTO, उनके रिप्लेसमेंट के लिए इसको बनाया गया था। और ब्रिक्स का अभी डिलिब्रेशन है कि ये वेस्ट को काउंटर करने के लिए ही अभी काम कर रहा है। और ये हालांकि एक तरफ जो US और यूरोपियन यूनियन है, वो रसिया को शुरू से ही आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले हमारे ब्राज़ील जो साउथ अफ्रीका के जो हमारे प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो, उनका कुछ वो इंडिया की तरफ अलाइन थे, वेस्टर्न को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं। लेकिन ये जो है एंटी वेस्टर्न पॉलिटिक्स, वेस्टर्न को प्रेफर कर देते। लेकिन ये जो अभी बने हैं लूला डी सिल्वा, ये कहीं ना कहीं एंटी वेस्टर्न पॉलिटिक्स है। तो इसका भी हमको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा मतलब निकलेगा, ठीक। अब चाइना के लिए इसमें क्या है। पहला तो चाइना के लिए कि बहुत दिनों बाद इंडिया और चाइना एक फ्रंट पे फेस टू फेस बात करने के लिए पहुंचेंगे। और बहुत ज़्यादा मिलिट्री स्टैंड अप हुआ है, अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक। G20 बाली समिट में चाइना पहुंचे तो थे, इंडिया भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा उसमें डिलिब्रेशन नहीं हो पाया था उसका, ठीक। अब ये पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि यहाँ पे अब एक मीटिंग हो रही है जहाँ पे चाइना और इंडिया एक पक्ष पे बैठेंगे, एक तख्त पे बैठेंगे। और अभी आप लोगों को पता होगा कि LAC का सिचुएशन आप लोगों को पता होगा कि लगभग 1 लाख सोल्जर्स तक हमारे वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। LAC में BRO द्वारा बहुत सारे रोड बनाए जा रहे हैं, ठीक। लेकिन तभी भी एक कंसर्न होगा कि वहाँ पे रसिया नहीं आएगा, फुल अटेंडेंस की बहुत दिक्कत होगी, ठीक। अब इस ब्रिक्स का इस बार का एजेंडा क्या है। इस बार का एजेंडा ये है कि इस बार होप सो ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स में एक्सपेंशन होगा। ब्रिक्स में एक्सपेंशन इसलिए होगा क्योंकि 40 से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने में, जिसमें से कि 19 कंट्रीज ने तो ऑफिशियली फॉर्मली मेंबरशिप लेने के लिए अप्लाई भी कर दिया। उसमें से 4 देश ऐसे हैं जिनको मेंबरशिप मिलने की संभावना है, जैसे अर्जेंटीना, सऊदी अरबिया, UAE और ईरान, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ डी-डॉलराइजेशन का कंसेप्ट चल रहा है कि डॉलर को सरपास किया जाए। वेस्टर्न को काउंटर करने के लिए तो ब्रिक्स जाना ही जाता है। तो एक तरीके से इसको डी-डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि डॉलर के प्रेजेंस को कम करना और नेशनल करेंसी को बढ़ावा देना। तो अभी ट्रेडिंग हो ही रही है, जैसे हम UAE से इंडिया और UAE में नेशनल करेंसी में ट्रेडिंग हो रही है, श्रीलंका से ट्रेडिंग हो रही है, नोस्त्रो अकाउंट आप लोग जानते होंगे रसिया से हो रही है, ठीक।
तो ये जो चीज़ है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें ब्रिक्स एक फाउंडेशन देगी ब्रिक्स करेंसी की। जैसे डॉलर है, यूएस डॉलर जो है कॉमन करेंसी, वैसे ब्रिक्स कंट्री भी अपनी करेंसी को ला सकती है, लेकिन ये अभी तक एजेंडा पूरा फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक, उसके साथ साथ इसका पोटेंशियल का है। पोटेंशियल ये है कि ये जो भी इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ, ब्रिक्स का पोटेंशियल ये है कि जो भी आईएमएफ के इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ है, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ, उनके लिए उनके विपक्ष में एक अल्टरनेटिव ग्रुप में खड़ा हो सकता है। लगभग में 40 कंट्री जो हैं उसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। ठीक, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ में एंगर का भावना पैदा कर रहा है। ग्लोबल साउथ का मतलब वो जो डेवलपिंग या लिस्ट डेवलप, दो कंसेप्ट होता है कि वर्ड को दो भागों में डिवाइड किया है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ जो है वो डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात करती है, लेकिन ग्लोबल साउथ जो है वो डेवलप कंट्री के नहीं बारे में बात करती है, वो डेवलपिंग या लिस्ट डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात करती है। तो 40 कंट्री का इंटरेस्ट है, ये कहीं ना कहीं एंगर भी पैदा कर रहा है। ठीक, उसके बाद से ये ग्लोबल गवर्नेंस में सबको इंक्लूड करने में एक बहुत ज़्यादा रोल निभा सकता है। ये अगर ये ज़्यादा इफेक्टिव हो तो हमारा जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्री पे ये डोमिनेट भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए अभी चांसेस बहुत कम है। ठीक, अब आते हैं हमारा कि लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें रसिया, इंडिया और चाइना की एक्सिस बहुत बड़ी है। चाइना की एक्सिस ये बहुत बड़ी है। ठीक है, रसिया, इंडिया और चाइना। तो रसिया, इंडिया और चाइना में चाइना है, चाइना और इंडिया के बीच में कन्फ्रंटेशन है। रसिया अभी इंगेज है यूक्रेन वार में, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि खुद ही स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि ये बनाया गया था इकोनॉमिक एग्रीमेंट के लिए, लेकिन ये उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तीसरा एक है कि ये यहाँ पे इतना डिस्प्यूटेबल एरिया है कि ये इन्वेस्टमेंट हार्डली इंडिविजुअल लेवल पे तो इंडिया इन्वेस्टमेंट ले पकड़ ही रहा है, चाइना भी पकड़ रहा है, बाकी सारे भी पकड़ रहे हैं। बट अगर एक ग्रुप्स के बारे में बात करें, ब्रिक्स ग्रुप के बारे में बात करें, तो ये हार्डली ही अट्रैक्ट कर पा रही है इन्वेस्टमेंट को। ठीक, दूसरा कि ब्रिक्स आज के डेट में रिएक्टिव पोजीशन पे है, ना कि प्रोएक्टिव पोजीशन पे। प्रोएक्टिव पोजीशन और रिएक्टिव पोजीशन में ये रिएक्ट करने के ज़्यादा मोड में, प्रोएक्टिव पोजीशन जो अपने आप को सुधारने में, लीडिंग रोल निभाने में, ऐसा नहीं है। रिएक्टिव पक्ष पे ज़्यादा खड़ा हुआ है ये। ठीक, उसके बाद से दूसरी चीज़ है कि हमारे ही जो ग्रुप के ही हेड है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा रेवलरी चल रही है, इंटरेस्ट का कंपटीशन चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसको होल्ड ऑन करने के लिए इसके ग्रोथ में हिंड्रेंस पैदा कर रही है। और अगर बात करें हम कि इंडिया का एक पोजीशन देखा जाए, तो इंडिया इस समय पैराडॉक्सियल पोजीशन में ये कि इंडिया की एक पॉलिसी थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी। ठीक, नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी थी, गुट निरपेक्ष नीति था, हिंदी कहा जाता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक, इसमें कहा गया था कि हम किसी भी एक ग्रुप को जाने की, जैसे अभी वेस्टर्न कंट्रीज और ये वाली जो हमारी डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलपिंग कंट्री, न्यू वर्ल्ड, ठीक, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, ये जो वाली कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो पोलराइजेशन हुआ है देश और वर्ल्ड का, इस पोलराइजेशन में हम किसी गुट का हिस्सा नहीं होंगे। जैसे नाटो एक गुट है, उसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन हालांकि हमने क्या किया है कि ब्रिक्स एससीओ के तो हम पहले से मेंबर हैं। दूसरी चीज़ है कि हम उसमें क्वाड के भी मेंबर है, G20 के भी मेंबर है, G7 में भी कभी कभी बुलाया जाता तो हम चले जाते हैं। ठीक, जो कि ब्रिक्स और एससीओ में रसिया है, और जिसको वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से काउंटर करने के लिए, हमेशा से उसको नीचे दिखाना, उसको एलिमिनेट करने की बात करते हैं। और एक तरीके से हम क्वाड में आते हैं, क्वाड में जहाँ पे यूएस है, यूएस की जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हम पार्ट है जहाँ पे यूएस लीडिंग रोल में है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में है कि हम किसको रिस्पांस दें, हम क्या करें। ठीक, उसके बाद से इंडिया रिस्पांस, बहुत जगह में इंडिया का रिस्पांस भी देखा गया है कि
ये हो गया कि ये ट्रेडिशनली अपोज करती है, ठीक। उसके बाद से अब क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो करना ये चाहिए कि हमें मॉडरेट सिचुएशन में चलना चाहिए। हमें मॉडरेट सिचुएशन चाहिए, ना किसी के लिए प्रोएक्टिव होना चाहिए और ना किसी के लिए मतलब जैसे किसी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सबके साथ एक साथ रहना चाहिए। हम ब्रिक्स और एससीओ की मीटिंग के साथ साथ G7, G20 और क्वाड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते चले, ये हमारे लिए सस्टेनेबल होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ ब्रिक्स एंड इट्स लिमिटेशन, लिख लेंगे। ब्रिक्स इज सीन एज द अल्टरनेटिव ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वार ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर। ब्रिक्स इज सीन एज द अल्टरनेटिव ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार ग्लोबल ऑर्डर। जो वर्ल्ड वार के बाद से जो ग्लोबल ऑर्डर हुई उसमें ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाता है, तो ये हो सकता है, इसको भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। इंडिया नीड्स टू बैलेंस इट्स पोजीशन बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीजनल ग्रुपिंग, ठीक। इंडिया को बैलेंस रखना पड़ेगा ईस्ट और वेस्ट में रीजनल ग्रुपिंग्स को लेके। रीजनल ग्रुपिंग का बैलेंस कैसे इंडिया रख सकता है, क्या एनालाइज करिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज की। मालाबार एक्सरसाइज आप लोगों को पता होगा कि मालाबार एक्सरसाइज जो है उसमें अभी हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है और उसमें INS कोलकाता, INS सह्याद्री और P8I मैरीटाइम जो एयरक्राफ्ट है उसको भेजा जा रहा है। और हालांकि मालाबार के अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बायलैटरल एक्सरसाइज भी होता है, ये नेवी की सारी एक्सरसाइज है, ऑसिन डेक्स नाम है उसका, वो भी होता है, ठीक है। अब आते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज मल्टीलेटरल वार गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल का मतलब इसमें कई देश शामिल है, ठीक है। और वार के लिए प्रिपेयर करने वाला एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये बायलैटरल था, जिसमें बस बायलैटरल का मतलब बस 2 ही देश थे, जो इंडिया और अमेरिका था। लेकिन 1995 और 96 में इसकी एक्सरसाइज कैरी हुई, 1995-96 में कैरी हुई इसकी एक्सरसाइज। लेकिन इंडिया ने तब तक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था 1998 में, ठीक, आप लोगों को पता होगा पोखरण में। तो उस समय इंडिया ये एक्सरसाइज बंद कर दी गई थी। लेकिन फिर 2002 के बाद से हर साल ये कंडक्ट करवाई जा रही है। इसमें पहले 2007 में जापान और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ा गया और 2014 से अब 2007 में जापान और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ दिया गया और 2014 से अब इंडिया, अमेरिका, जापान इसमें हमेशा से पार्ट कर ले रहे हैं। लेकिन जापान ने 2015 में परमानेंट मेंबर के रूप में ज्वाइन किया और मालाबार जो हो रहा है त्रिपक्षीय एक्सरसाइज हो गया, ठीक। 2022 में एक और माइलस्टोन इस्टेब्लिश हुआ जिसको हम क्वाड कहते हैं। अब क्वाड के मेंबर को ही इसमें ऐड कर दिया गया। अब सारे क्वाड के मेंबर जो होते हैं वो मालाबार एक्सरसाइज के पार्ट रहते हैं। मालाबार एक्सरसाइज के बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US, ठीक। अब एक अगले न्यूज़ पे आते हैं। इक्वाडोर जो कि इक्वेटर पे बसा हुआ है, पूरा इक्वेटर पे बसा हुआ है इक्वाडोर, ठीक है। अब इक्वाडोर जो अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट के पार्ट है। अमेजन फॉरेस्ट एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक। तो उसमें इक्वाडोरियन से पूछा गया कि ऑयल ड्रिलिंग करने के लिए एक रेफरेंडम कराएगा। जन्म संग्रह रेफरेंडम वो होता है, जन्म संग्रह वो होता है जहाँ पे हम पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं किसी भी पॉलिसी के बारे में। तो इक्वाडोर के लोगों से पूछा गया कि हम बताइए कि हम ऑयल ड्रिलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है यूसुनी नेशनल पार्क। यूसुनी नेशनल पार्क में ये एक्सप्लोरेशन करने की बात की जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, उनके ट्राइब्स के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक यूसुनी नेशनल पार्क, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ की ये देख लीजिएगा कि हम दिखा रहे हैं, मैप में भी दिखा रहा है। और उसके बाद से यहाँ पे 2 ट्राइब रहती है। एक ट्राइब का नाम है टांगेरी, दूसरे का नाम है टारो मेरानी। टांगेरी और टारो मेरानी, टेगारी और टारो मेरानी, ये सेल्फ आइसोलेशन में रहते हैं। ये किसी लोग के बीच में नहीं रहते, ये खुद अकेले रहने का काम करते हैं। ये 2 चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए, ठीक है, कि ये आइसोलेशन में पूछ सकता है कि आइसोलेशन में रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये अमेजन फॉरेस्ट वन कहाँ रहता है, ब्राज़ील में है, ठीक है। यहाँ पे इक्वाडोर है, इस कोने में हमारे लेफ्ट साइड में, ये यहाँ इक्वाडोर है।
इक्वाटर यहीं से इक्वेटर पास होता है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, ठीक। अमेजन फॉरेस्ट किससे किससे बॉर्डर लगाता है, एक तो ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गई, बोलिविया हो गई, फ्रेंच गुयाना हो गई, सूरीनाम हो गई, गुयाना हो गई, वेनेजुएला हो गई, कोलंबिया हो गई, और पैसिफिक ओशियन इधर से, ठीक। पैसिफिक ओशियन ये हमारी हो गई, ठीक। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अमेजन फॉरेस्ट में क्या है, ठीक है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022। इसमें कहा गया कि 45% तक रेनफॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट हैं वो डिग्रेड हो चुका है, 35% तक, ठीक है। 35% तक जो भी फॉरेस्ट हैं अमेजन वन के वो डिग्रेड हो चुके हैं, ठीक। ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कैनोपी फॉरेस्ट का मतलब पेड़ एक से एक में जुड़ा रहता है जिसमें जो सनलाइट होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है, उसको कैनोपी फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक। ये 28 डिग्री नॉर्थ से साउथ, इक्वेटर के 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री साउथ के बीच में ही फैला होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वेट प्लेस होता है और 200 से ज़्यादा रेनफॉल पर ईयर में 200 से ज़्यादा रेनफॉल पर ईयर में ये पाता है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ की 20 से 35 डिग्री के आसपास होती है। ये फॉरेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको और बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड में भी पाए जाते हैं। अब ये जो अमेजन फॉरेस्ट की जो बता रहे हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेजन फॉरेस्ट जो है उसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है और ये 40 ब्राज़ील के कुल एरिया के 40% ये कवर करता है, कुल टोटल एरिया का 40% ये बनी कवर करता है। और ये चारों ओर से घिरा है गुयाना हाईलैंड से और एंडीज पर्वत से और ब्राज़ीलियन सेंट्रल पठार से और अटलांटिक ओशियन से, ये सब घिरा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन होता है जहाँ पे स्पेसीज बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक ही तरह के बहुत ज़्यादा स्पेसीज होते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, कि जहाँ पे एक ही तरह के हाई डिग्री, मतलब अलग एक ही तरह के बहुत हाई डिग्री में अलग अलग स्पेसीज की रिचनेस होती है, बहुत ज़्यादा रिचनेस होती है अलग अलग स्पेसीज की, तो वो हमारी क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाती है। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में दिया था। नॉर्मन मेयर्स नाम के एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी नाम दिया था 1988 में। ये हमेशा पीसीएस का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक, इसने 1996 में मेयर्स के हॉटस्पॉट को अपनाया, ठीक। उसके बाद से हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया। हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट ऐसे दिया कि जब 1500 स्पेसीज, अगर बस्कुलर प्लांट के 1500 स्पेसीज या 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल अगर एंडेमिक स्पेसीज यहाँ रहते हैं तो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। और दूसरी परसेंट कि ये अपने ओरिजिनल हैबिटेट का 70% लॉस्ट कर चुका हो और उसके पास 30% या उससे कम ही ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन बचा हो, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। अगर अलग वर्ड में कहते हो कि अगर वो वैसा फॉरेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेटन है और वहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब हाईली अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसीज ऑफ अदर, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा हो गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब देख लेते हैं कुछ इंडिया वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। तो हमारा यहाँ देख लीजिए आप कि एक साइड से चलें तो कैलिफोर्निया की फॉरेंसिक प्रोविंस, इतना तो याद नहीं होगा, कैरेबियन आइलैंड की याद हो सकता है आप लोगों को, कैरेबियन आइलैंड याद रखिएगा, कोरेडो याद रखिएगा, ट्रॉपिकल एंडीज याद रखिएगा, अटलांटिक फॉरेस्ट याद रख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद से साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, जापान, फिलीपींस, इंडो बर्मा, ठीक। ये इतना याद रखिएगा, वेस्ट श्रीलंका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मेडागास्कर। ये जो चीज़ें हैं कुछ का चीज़ें बस याद रखना है हमको कि कौन कौन से वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो हिमालयज है, यहाँ पे देखते हैं ये हिमालय के बारे में।
हिमालयाज हमारा है बायोडाइवर्सिटी, ये रेड वाली एरिया दिख रही है इसको बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, इसको ये हिमालय है। ठीक है, अब हिमालय देख लेते हैं। यंगेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन चेन है, यंगेस्ट यानी सबसे जवान और हाईएस्ट माउंटेन चेन है अर्थ पे। ठीक है, एक आर्क के जैसा फैला हुआ है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट में, और एडजॉइनिंग म्यांमार तक भी जाता है, साउथ वेस्ट में चाइना बॉर्डर को भी टच करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्ड्स स्पेसीज इंक्लूडिंग बल्चर, यहाँ पे गिद्ध अच्छे पाए जाते हैं, टाइगर, राइनोस, इन सब को मिला के यहाँ पे एक हैबिटेट बनाता है। और यहाँ पे 27 लगभग इथनिक ग्रुप, अलग अलग इथनिक नंबर नहीं याद करना, अलग अलग इथनिक ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि तिब्बतीज, बर्मीज जो लोग हैं, इंडो आर्यन वंश के जो लोग हैं। भूटान के पास 3, भूटान, अब ये देख लेते हैं, भूटान के पास 3 इथनिक ग्रुप है। नागालोंग इथनिक ग्रुप का मतलब एक ट्राइबल होते हैं जो कि अपना कल्चर प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, उसे इथनिक ग्रुप कहते हैं। जो कि एंशियंट से चले आ रहे हैं, नागालोंग्स, सर्चोपेस और लोसमास। ठीक है, ये जो चीज़ है ये भूटान में है। ठीक है, अब आते हैं अगला वाला इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या है? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका बायोजियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ द गोंडवाना लैंड। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब हमारी अर्थ टूटी थी, तो अर्थ टूटी दो भागों में टूटी थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा वेगनर के हिसाब से, अल्फ्रेड वेगनर जो थे उसने बताया था कि अर्थ 2 भागों में टूटी थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो हिस्सा था उसका भारत पार्ट था गोंडवाना लैंड का, तो उससे हमारा वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, उसके बाद से ये इसको भारतीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये इसमें नेचुरल गैप और पासेस हैं, जैसे कि सबसे चौड़ा जो पास है वेस्टर्न घाट में उसका नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा सबसे चौड़ा ये वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्टर्न घाट, ये याद रखना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सेपरेटेड फ्रॉम द साउदर्न इंडिया बाय द 20 मीटर डीप पाक स्टेट। और जो श्रीलंका है वो 20 मीटर पाक स्टेट के द्वारा अलग किया गया है। ठीक है, अब इंडो बर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। इंडो बर्मा भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इन लोगों को कवर करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये लाइमस्टोन कास्ट फॉर्मेशन मतलब ये चूना पत्थर से बना हुआ एक लाइमस्टोन का फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें ये हॉट स्पॉट यूनिक इकोसिस्टम होता है, और ये पर्टिकुलरली अमंग द प्लांट, रेप्टाइल्स एंड मॉल्यूसेस इन लोगों के लिए होता है। सुंडालैंड की बात करते हैं। सुंडालैंड जो होती है, सुंडालैंड थाईलैंड, नियरली मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई को कवर करता है। निकोबार आइलैंड को भी ये कवर करता है। ठीक है, आइकॉनिक स्पेसिस का ये जगह है। ठीक है, और उसके बाद से बिंग होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। अब पूछा जाए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, एक स्टेटमेंट देगा सुंडालैंड इज द होम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर्स, तो ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पर रेफलेसिया का पौधा पाया जाता है। ठीक है, जो कि 1 मीटर सबसे बड़ा फूल होता है, रेफलेसिया का पौधा जो 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आते हैं अब अगले न्यूज़ पे। ये क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब क्या ट्रॉपिकल रीजन में है? बाकी और भी जगह तो था। ये ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज, अब अगले न्यूज पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द गुजरात हाई कोर्ट फॉर इट्स काउंटर ब्लास्ट इन द ऑपरेशन पिटीशन बाय द रेप सर्वाइवर। एक 28 साल की महिला थी, ठीक है, 25 साल की महिला थी जो एक रेप विक्टिम थी। वो 28वें वीक में अबॉर्शन के लिए गुजरात में पिटीशन डालती है, तो हाई कोर्ट ने 12 दिन का और एक्सटेंशन पीरियड उनको दे दिया, डेट दे दिया। ये कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि ये तो ऐसे सेंसिटिव केस है, और सेंसिटिव केस में भी हाई कोर्ट को इतना समझना चाहिए कि हमारे पास रूल्स है कि हम इतने वीक तक ही हम प्रेगनेंसी होल्ड कर सकते हैं, और इस मतलब प्रेगनेंसी का एबॉर्शन करवा सकते हैं। बट इस केस में ये बहुत, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जारी किया, और इस पे सत्ता संज्ञान लेते हुए
फिर इसको रूल आउट किया। ठीक, अब देखते हैं कि हमारे यहाँ इसके लिए कोई एक्ट या प्रोविज़न है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ एक एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, प्रोवाइडेड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओनली अप टू 20 वीक्स। ये कहता है कि केवल ये 20 वीक्स तक ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन देता है। और किसको देता है कि माइनर्स जो कि गार्जियन के कंसेंट रिक्वायर्ड होगी, उसमें अनमैरिड मैरिज जब उनका कंट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है तब। ठीक है, अब इसको क्या किया गया कि इसको फिर से वो किया गया कि हमारा ये जो लीगलिटी है ये अलग पार्ट में कहाँ कैसी कैसी लीगलिटी है अबॉर्शन को लेकर, वो देखते हैं कि कुछ देशों में कि सारे प्राइवेट कर दिया कि अबॉर्शन होगा ही नहीं। कुछ देशों में वुमेन लाइफ को बचाने के लिए परमिटेड है, कुछ देशों में हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, कुछ देशों में पैसा दे के भी हो सकता है, कुछ देशों में रिक्वेस्ट पे होगा। ठीक है, तो जो प्रोहिबिटेड वाला देख लेते हैं कहीं पे, इराक, फिलीपींस, एक दो नाम सब में याद रखिएगा, इराक, फिलीपींस, जहाँ पे पूरी तरह अबॉर्शन प्रोहिबिटेड है। अगर हम बात करें कि वुमेन लाइफ बचाने के लिए परमिटेड कहाँ है, कि ईरान में ईरान याद रखिएगा, बहुत ईरान याद रखिएगा, ईरान अच्छा है। ठीक है, तो इसी के परमिटेड टू प्रिजर्व हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए पाकिस्तान, पोलैंड, अल्जीरिया, घाना, जिम्बाब्वे। ठीक, ऐसे ही रिक्वेस्ट पे चाइना में, रसिया में, यूएसए में, स्वीडन में, इन सब। मोस्ट कॉमन इज 12 वीक है। हम भारत ऐसा देश जहाँ पे इतनी पेट्रियार्कल चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे यहाँ टर्मिनेशन का जो पीरियड है वो 20 वीक पहले था। अब ये इसको अमेंडमेंट किया गया था, एमटीपी एक्ट 1971 को अमेंडमेंट किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो, अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, एमटीपी एक्ट 1971 और एमटीपी एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। एमटीपी एक्ट में कहा गया था कि ये केवल मैरिड, 1971 में कहा गया था कि ये केवल मैरिड वुमेन पे ही एप्लीकेबल होगा, बट इसमें हटा के ये कर दिएगा कि मैरिड और अनमैरिड दोनों पे ही अवेलेबल होगा। ठीक, इसमें कहा गया था कि अगर सारे इंडिकेशन सही हो तो 20 वीक तक ही प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है, बट इसमें कहा गया कि 24 वीक तक। ठीक, अगर रेप सर्वाइवर है, कोई रेप सर्वाइवर है, तो उसके फेटल एबनॉर्मेलिटीज को 14 वीक के बियॉन्ड भी देखा जा सकता है। ठीक है, अगर इसमें कहा गया था कि अगर 12 वीक से ज़्यादा है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी, रिकमेंडेशन लगेगा। अगर 20 वीक से ज़्यादा होगा, पुराने वाले में अगर 20 वीक से ज़्यादा होता था तो उसमें लगता था कि दो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी डॉक्टर थे उनका रिकमेंडेशन लगता था। लेकिन अब क्या है कि अब 20 वीक तक है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर का लगेगा साइन। अगर 20 से 24 वीक के बीच में है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का रिकमेंडेशन लगेगा। उस रिकमेंडेशन के साथ साथ मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल भी चाहिए। अगर 24 वीक से ज़्यादा है तो मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल भी चाहिए। ठीक है, अगर वुमेन की कॉन्फिडेंटलिटी ब्रीच होती है तो 1000 रुपये तक की फाइन होगी और 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। अब हम बात करें कि ये तो हम लोग पढ़ लिए कि क्या है। ठीक है, एबॉर्शन प्रोसीजर 5 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए। ठीक है, वो और पढ़ लिए हम। इशूज़ क्या है, इशूज़ इसमें है कि अगर बहुत कम लिबरल लॉ रहेगा, बहुत कम, जिसमें इसमें देखते हैं कि बहुत कम सज़ा है, 1000 रुपये फाइन है, 1 साल की सज़ा है, तो इस केस में कोई भी एबॉर्शन करने के लिए तैयार हो जाएगा जो कि फीमेल पोटिसाइड, फीमेल के मरने या गर्भधारण जो बच्चा है उसके मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, फीमेल के भी मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देयर इज द शॉर्टेज ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर की शॉर्टेज है। ठीक है, नया लॉ तो बन गया लेकिन वोमेन को सेफ एबॉर्शन कराने के लिए किसके पास जा रहा है, क्वालिफाइड डॉक्टर की भी शॉर्टेज है। देयर इज द इथिकल पर्सपेक्टिव है कि ठीक है, अनबॉर्न 40 ईयर्स को मार दिया गया, उसको अभी लाइफ बचाना है। ये इथिकल पर्सपेक्टिव है कि उसका लाइफ बचाने के लिए उसका लाइफ बचाया जाएगा कि मारा जाएगा, ये इथिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद से नॉर्थ सी की ड्रिलिंग की बात कर रहा है कि नॉर्थ सी में
नॉर्थ सी, अब देख रहा है कि नॉर्थ सी में ड्रिलिंग की बात कर रहा है। तो जो नॉर्थ सी है, अभी ब्रिटेन ने कहा कि नॉर्थ सी में जो ड्रिलिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डाल रहा है। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ सी जो है, नॉर्थ सी कहाँ कहाँ बॉर्डर लगाता है, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क, इन सब से घिरा हुआ नॉर्थ सी है। ठीक, अब एक कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद से जब एक्सप्लोरेशन, इसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था जेनेवा कन्वेंशन। वो 1958 में पास हुआ था, लेकिन ये इफेक्ट में आया था 1960 में। 1960 में इफेक्ट में आने के बाद से क्या हुआ था कि एक्सप्लोरेशन चालू हुआ, लेकिन 1999 तक जाते जाते ये पिक पे चला गया। ये कहाँ चला गया? पिक पे चला गया। अब इसी की बात करते हैं कि हम प्रॉब्लम विद द ऑफशोर ड्रिलिंग। अब ऑफशोर ड्रिलिंग, अब ये वहाँ किसी में ऑफशोर ड्रिलिंग का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, अब ये है यूके बेस्ड, नॉर्थ सी के ऑफशोर ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन हमको पता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और सारे का जो एटमॉस्फेयर या मरीन डाइवर्सिटी जो होती है सब, मतलब कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का कोई भी बाउंड्री तो होती नहीं है। जैसे कि क्लाइमेट, अगर हम एक स्लोगन कहते हैं क्लाइमेट चेंज हैज़ नो बाउंड्री, तो इस केस में हमारा क्या है कि जो वहाँ के इशूज़ है वो हमारे भी इंडियन ओशियंस, अरेबियन ओशियंस और भी अदर ओशियंस में एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा इशू है कि जो हम ऑफशोर ड्रिलिंग करते हैं, ऑफशोर ड्रिलिंग का मतलब अंदर जाके ड्रिलिंग करना, गहराई में ड्रिलिंग करना। इससे एक दिक्कत हो रही है कि पहला कि मशीनों की वजह से, मशीनों का यूज किया जाता है जिससे ये पानी गर्म हो रही है। पानी गर्म होने के कारण ओशियन की वॉल्यूम है, ओशियन वाटर वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, रिस्क किसका रिस्क है? मरीन डाइवर्सिटी का रिस्क है कि मरीन डाइवर्सिटी खत्म हो रहा है। उसके बाद से इनडायरेक्टली अगर मरीन डाइवर्सिटी रिस्क होगा, क्योंकि कोरल रीफ जो होती हैं, कोरल रीफ कहीं ना कहीं ये क्लीन पानी में रहती हैं, तो मरीन डाइवर्सिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट होने के कारण कोरल रीफ का भी ब्लीचिंग होगा। ठीक, उसके बाद से वाटर एसिडिक हो जाएगी। जैसे CO2 का कार्बन का जैसे मशीन वहाँ चलेगी तो कार्बन का कंटेमिनेशन बढ़ेगा। कंटेमिनेशन बढ़ने से वाटर एसिडिक होने की चांसेस होती है। एज अगर हमारे पास सेफ्टी कंसर्न है तो वर्कर के लिए भी नुकसान है, वाटर के लिए भी नुकसान है, वाइल्ड लाइफ तो रिस्क पे है ही है। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये न्यूज़ कवर हो गया आपका, इसको एप्लीकेबल हम कहीं भी मरीन डाइवर्सिटी पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी छोटी न्यूज़ है जिसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नो गवर्नर एसेंट मणिपुर असेंबली सेशन ए नॉन स्टार्टर। ठीक है, मणिपुर के गवर्नर जो असेंबली सेशन को असेंट नहीं दिए हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ है कि गवर्नर जो होता है, गवर्नर के बारे में कुछ जान लेते हैं। गवर्नर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है जो कि स्टेट में रहता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसी धुरी होती है जो फेडरलिज्म को होल्ड करके रखती है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने की बात करती है। और इस केस में अगर गवर्नर ही ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है, जो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो अल्टर हो रहा है। तो हम देखते हैं कि गवर्नर से क्या क्या प्रोविज़न रखा गया। पहला कि गवर्नर से प्रोविज़न रखा गया 163 में, बस बेसिक तो आप लोगों को पता ही होगा। 163 में 163 एक सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 आर्टिकल 163A1 इसमें कहा गया कि गवर्नर की एक्सरसाइज को, जो गवर्नर की ड्यूटी है उसको एक्सरसाइज करने के लिए उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूड होंगे, जो उसके समय समय पर हेल्प करेंगे उसके ड्यूटी को परफॉर्म करने में। आर्टिकल 163(2) कहता है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है, उसके पास कुछ विचाराधीन शक्तियाँ होती हैं जिससे वो कोई भी कार्य कर सकता है स्टेट के अपलिफ्टमेंट के लिए, स्टेट के गवर्नेंस के लिए। अगर उसमें कोई इशू आती है तो भी वो गवर्नमेंट उसके जो डिसीजंस है उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायरी के लिए नहीं डाला जा सकता। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक गवर्नर के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। तीसरा है कि चंद्रयान रिपेयर्स द डार्क साइड ऑफ द मून। चंद्रयान जो है आज रात तक पहुंच जाएगा और ये शाम को पहुंच जाएगा, और ये साउथ पोल पे गया है और काफ़ी नज़दीक है। इसने वहाँ के कई सारे पिक्चर्स भी भेजे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ होता है
एक चीज कॉन्सेप्ट होता है कि अब एक चीज ये किस साइड पे जाता है, चंद्रमा के डार्कर साइड पे जाता है। चंद्रमा के डार्कर साइड पे, तो क्या चंद्रमा का डार्कर साइड कभी नहीं दिखता? नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता, क्योंकि अर्थ का रोटेशन जो है, अर्थ रोटेट करती है, चंद्रमा भी रोटेट करता है, तो ये दिखता ही नहीं है कभी। अब इसका कारण क्या है? एक कारण होता है, इसका मेन कारण है कि वो कभी क्यों नहीं दिखता, 1/3 पार्ट नहीं दिखता, कि 1/3 पार्ट ही दिखता है, बाकी नहीं दिखता। तो वो क्यों नहीं दिखता है? इसका एक कंसेप्ट है, ये टाइडल लॉकिंग की वजह से नहीं दिखता है। टाइडल लॉकिंग क्या होती है? जब मून का रोटेशन जो होता है, मून का रोटेशन अगर परफेक्टली मैच कर जाता है उसके मून के ऑर्बिटल पीरियड से, तो वो साइड कभी अर्थ पे ऑब्जर्व ही नहीं होता, अर्थ पे दिखता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू बेंच टू हियर कावेरी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी वाटर डिस्प्यूट आप लोगों को पता होगा किसके किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, अपर राइवेरियन स्टेट है कर्नाटक, क्या है? अपर राइवेरियन। अब अपर राइवेरियन स्टेट क्या है कि रिवर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है, कावेरी ऊपर से नीचे तक फ्लो करती है, तो कर्नाटक ऊपर है और तमिलनाडु नीचे। कर्नाटक ऊपर है तो अपर वाले स्टेट को, रिवर के अलॉन्ग साइड में जो अपर वाले स्टेट जो होते हैं उनको कहते हैं अपर राइबेरियन स्टेट। अगर उसके लोअर साइड में है तो लोअर राइबेरियन स्टेट कहते हैं, वो अपर राइबेरियन स्टेट। अब ये इसमें डिस्प्यूट क्यों? क्योंकि तमिलनाडु जो है टोटली डिपेंड्स ऑन द कावेरी वाटर, बट कर्नाटका है द इशू, कर्नाटका यूज मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ द कावेरी। अब ये समस्या यहाँ से फंस रहा है कि तमिलनाडु को बहुत ज़्यादा नीड है, कर्नाटका से भी ज़्यादा नीड है। तो हर साल मानसून के सेशन में या और भी सेशंस में, एग्रीकल्चर सेशन में, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। जो वैगाई रिवर है वो कावेरी से ही पानी वैगाई रिवर में जाती है, और वैगाई रिवर जो होती है वो लाइफलाइन मान जाती है तमिलनाडु की, जिससे एग्रीकल्चर पूरा डिपेंडेंट होता है। तो ये कावेरी डिस्प्यूट का मेन कारण है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में कभी चर्चा करेंगे हम लोग। थैंक यू, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से।